अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद असगर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर असगर खान से आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ और मोस्ट वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने कॉमन जो स्पाइन पे इसका हमला है उसको बम्बो स्पाइन बनाती है उसकी वजाहत की है। इसका जो बॉडी के बाकी हिस्सों पर असर है या हमला होता है और उस पे जो नुकसान पहुंचाती है उसकी निशानदेही हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ये लोअर बैक पेन से स्प्रेड करते हुए ऊपर की तरफ गर्दन की तरफ आएगी और गर्दन तक जो है सारे स्पाइन को बम्बू स्पाइन बनाती है। और इसमें जो हम निशानदेही बॉडी के हिसाब से कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर सर से शुरू हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है गर्दन के मोरों का दर्द है। और नंबर 2 जो है वो है स्टिफनेस इन द स्पाइन, और स्पाइन के अंदर जो सख्ती है वो है। और तीसरे नंबर पे जो है वो है टेक अ डीप ब्रेथ। जब ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्प्रेड करते हुए थ्रोसिस एरिया पे पहुंचती है तो वहाँ से ये रिब्स यानी पसलियों पे भी हमला करती है और उनके दरमियान जो गैप है, जो लचक है, उनको सब फेब्रोट करके सख्त करके उसमें स्टिफनेस पैदा कर देती है। जब हम सांस लेते हैं, अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो पसलियां जो है बाहर की तरफ फैलती हैं और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो पसलियां अंदर की तरफ जो है सिकुड़ती हैं। जब ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में वो स्टिफनेस उसके अंदर आ जाएगी, सख्ती आ जाएगी और वो फेब्रोट हो जाएंगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी और पसलियां जो है वो हरकत नहीं कर सकेंगी। हार्ट डिजीज़ हैं तो हार्ट डिजीज़ में एओर्टा जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन और वो इनलार्ज हो जाती है। इसकी वजह से यानी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हाइपरटेंशन होती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा जो स्पाइनल कार्ड के से निकल कर ब्लेडर की तरफ नर्व आ रहे हैं उनके दबने की वजह से ब्लेडर का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसी तरह सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो भी नर्व के दबने की वजह से, जो नर्व सेक्स आर्गन की तरफ आ रहे हैं उनके दबने की वजह से उनमें भी उसका जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो सकता है। पाँव के अंदर दर्द का होना, इनका सुनपन होना, ये भी नर्व की वजह से होगा क्योंकि जो नर्व स्पाइन कार्ड से निकल कर बाहर आ रहे हैं वो वहाँ पे फेब्रोट होने की वजह से वहाँ पे दब गए हैं। आँखों के अंदर आई इन्फेक्शन जो है वो होता है और लूज ऑफ विजन हो जाता है। इसके अलावा जो कंधे हैं, स्टॉप्ड शोल्डर, इसमें जो कंधे हैं ये भी स्टिफनेस हो जाएंगे क्योंकि एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ये खासा है कि वो जिस जोड़ पे भी हमला करेगी उसकी जो हरकत है उसको स्टिफनेस कर देगी और वहाँ पे फिब्रोट करके जो लेगामेंट, टेंडर वगैरह हैं उनको वहाँ पे बम्बू स्पाइन बना देगी। हाथों के नर्व जो स्पाइनल कार्ड से निकल कर इनकी मूवमेंट और इनकी हरकत इन फंक्शन में काम करते हैं तो वो भी दब जाने की वजह से जो इस बबोल में है ये भी डिसफंक्शन हो जाएगा। इसके बाद इट्स इन द ब्लड के टेस्ट करके हम इसमें देख सकते हैं कि HLA-B27 अगर है तो फिर ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसके बाद जो है इन द नी यानी कि घुटने के अंदर, घुटने का एक्सरा करके हम इसके जोड़ की साख्त को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसके जो घुटने का जोड़ है अगर वो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज़ है तो वो भी स्टिफनेस होगी और वो फेब्रोट होकर एक हड्डी की मानद होगा, उसका जोड़ का सिर्फ निशान नज़र आएगा। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जल्द पर भी हमला हो सकता है और इसके हमले में सोरायसिस जो होगी उसकी जल्द का जो रंग है वो रेड एंड सिल्की होगा। ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून्स और लॉन्ग टाइम आर्थराइटिस डिजीज़ है। इसका इलाज भी इतना ही मुश्किल है। तो इसमें जो मेडिसिन हैं वो मैंने कुछ पहले बता दी हैं और बाकी जो रहती थी इस एरिया वाइज मेडिसिन जो हैं वो इसमें मैं अभी बयान कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एस्कुलस हिप
और ये जो सेक्रल एरिया है इसकी बहुत बड़ी मेडिसिन है, वहाँ के पेन को ये रोक देती है। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है कालमिया, और कालमिया आर्थराइटिस की भी बड़ी दवाई है, और इसके जो अलामात हैं वो हार्ट से भी रिलेटेड हैं, और हार्ट के जो इसका जो हमला हार्ट पे होता है वहाँ पे भी ये दवाई मददगार साबित होगी। इसके बाद जो है वो मेडिसिन है रिस्टाक्स, और रिस्टाक्स जो है वो मॉर्निंग स्टिफनेस के लिए है। इसके बाद जो है वो है ब्रायोनिया, और ब्रायोनिया जहाँ छाती के प्रॉब्लम हैं, सांस की तंगी है, वहाँ पे भी काम करती है, और इस आर्थराइटिस की भी बड़ी मेडिसिन है। और इसकी जो अलामत है वो है हरकत करने से मर्ज़ का बढ़ना, और इसी तरह रिस्टाक्स में जो है वो हरकत से उसके अलामत को कमी आती है, अफाका होता है, अगर वो बैठता है तो उसके दर्द जो है ज़्यादा होते हैं। अगली दवाई है वो हमारी है अगैरिकस, और इसमें जो है वो है मिसकैरेज इन द एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इससे जो अगली मेडिसिन है वो है कालीकार्ब, और कालीकार्ब और ब्रायोनिया ये दोनों छाती के पेन और छाती में जो सांस लेने की वजह से कोई तकलीफ़ वगैरह होती है तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, और ये जो स्टिफनेस है वो उसको भी हल करती हैं। और बैक पेन अगर वीक है तो उसमें भी कालीकार्ब जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। इसके अलावा डिस्चार्ज के बाद जो पेन शुरू होते हैं उसमें भी ये कालीकार्ब का बहुत बड़ा रोल है। तो हम जो छाती में देते हैं, चेस्ट में, तो उसमें ब्रायोनिया और कालीकार्ब 15 मिनट के बाद बारी बारी के हिसाब से 200 में सुबह दोपहर शाम दें। इसके बाद जो हमारी दवाई है वो है नेट्रम-म्योर, और नेट्रम-म्योर जो है ये बहुत बड़ी दवाई है, जो बैक में जो जलन होती है उसको ये ख़त्म करती है। इसके बाद जो हमारी मेडिसिन है वो है सिमिसिफुगा, और ये जो आर्थराइटिस में दर्द होते हैं, और एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये भी एक आर्थराइटिस की किस्म है। तो दर्द हैं वो बिजली के करंट लगने जैसे होते हैं। इसकी अगली जो दवाई है वो है कैलकेरिया फ्लोर, और कैलकेरिया फ्लोर जो हमारी दवाई है ये जहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स आ जाएगा तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैलकेरिया फ्लोर। अगर ये रह जाती है तो फिर करते हैं हिकला लावा। इसकी जो अगली दवाई है वो है टलेरियम, और ये जो है सैक्रम के पेन के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है। इससे अगली दवाई जो है वो है हमारी कोनियम, और इसका भी जो एरिया है वो है सैक्रल पेन। इसकी जो हमारी अगली दवाई है वो है ग्वाइकम, और ग्वाइकम और सिमिसिफ्यूगा ये दोनों नेक पेन के लिए बहुत, यानी गर्दन के दर्द के लिए बहुत अच्छी हैं। इसी तरह हम हार्ट प्रॉब्लम के लिए वेट्रम वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कालचिकम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज़ जो है वो जब मौसम गर्म होगा तो उसमें कुछ सुकून महसूस करता है, और जब ठंड पड़ जाएगी तो वो उसके जो दर्द हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस अलामत को मद्देनज़र रखते हुए तो डलका मारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अमोनियम कार्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो पहली हरकत होती है वो पेनफुल ज़्यादा होती है, तो उसमें आप रिस्टाक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जोड़ों के दर्दों की तकरीबन 10-12 वीडियो बनाई हैं, और उनमें बार बार जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हैं। और ये क्योंकि एक ही टॉपिक है, जोड़ों का दर्द है, और उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के हमले हैं, तो उनमें जो मेडिसिन हैं थोड़ी थोड़ी डिफ़र के साथ बार बार आ रही हैं। और एक ही सीरियल करने का मेरा मकसद भी यही था कि एक ही मेडिसिन बार बार आएंगी तो इससे याद करने में आसानी हो जाएगी और इनको समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बार बार सुनने के बाद इनको अच्छी तरह समझ कर इनके जो अलामात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए दवाई को इस्तेमाल करें। आर्थराइटिस को समझने के लिए घंटे घंटे की वीडियो हो तो फिर भी नाकाफ़ी है, लेकिन मैंने बड़ी शार्ट करके इनको, ताकि ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और मतलब की बात जो है वो हाथ आ जाए, तो मैंने बड़ी शार्ट करके इनको बयान किया है। तो आप जो मेरी वीडियो हैं उसमें यूरिक एसिड है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इनको जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आर्थराइटिस की जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह करना है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।
मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।